हेलो बच्चों, कल हमने भौतिक विज्ञान कक्षा 10 के लिए इस कार्य पर विचार किया था। आज इससे आगे हम कुछ चर्चा और करेंगे। तो कल हमारी जो चर्चा थी वो चर्चा कार्य की परिभाषा, कुछ शर्तें और कुछ मात्रक पर थी। आज मैं उसी को आगे बढ़ाऊंगा। तो हमने ये सीखा था कि कार्य का रिप्रेजेंटेशन, कार्य W बराबर एफ एस या एफ एस कॉस थीटा था। थोड़ा इसे हमें डिस्क्राइब करना पड़ेगा। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, W बराबर एफ एस कॉस थीटा। इसका क्या मतलब है? और ऐसे भी लिख सकते हैं, W बराबर एफ कॉस थीटा इंटू एस। अगर इस वस्तु पे विचार करें जिस पर इस दिशा में एक बल लग रहा है F, और वस्तु का विस्थापन इस दिशा में हो रहा है, तो ये विस्थापन है वस्तु का जिसे हम D ले रहे हैं। अब जिस दिशा में बल है उसी दिशा में विस्थापन नहीं है, इसलिए ये सीधे सीधे सूत्र लागू नहीं होगा, ये सूत्र लागू होगा। लेकिन इसको अगर गौर से देखें कि इस दिशा में बल F लग रहा है, तो हमें यह देखना है जिस दिशा में बल लग रहा है उसी दिशा में विस्थापन कितना, या विस्थापन जिस दिशा में है उस दिशा में कितना बल लग रहा है। तो इसके बीच में जो कोण है थीटा, इस दिशा में बल F है तो इस दिशा में बल कितना होगा। तो इसको हम एक घटक लगाकर समझ सकते हैं कि बल का इस दिशा में जो घटक आएगा वो आएगा cos थीटा, F cos थीटा। तो विस्थापन की दिशा में बल F नहीं लगकर F cos थीटा लगा है, और इसलिए सूत्र ये बना है, विस्थापन और विस्थापन की दिशा में बल। तो इसको हम लिख सकते हैं, विस्थापन की दिशा में बल, विस्थापन की दिशा में बल गुणा विस्थापन। इसी प्रकार इसको हम कहेंगे बल गुणा बल की दिशा में, बल की दिशा में विस्थापन। तो कल ये चीज थी जो हमें समझनी रह गई थी। इसी प्रकार जब कार्य पर हमने विचार किया था, कार्य के मात्रक पर, तो कार्य के मात्रक पे हमारा जो चर्चा थी उसमें हमने कार्य का मात्रक न्यूटन इंटू मीटर लिया था, जिसे हमने जूल कहा था, और जिसे हम जूल यानी J से रिप्रेजेंट कर रहे थे। अगर हम इस मात्रक को कहें तो ये MKS पद्धति का मात्रक है। CGS पद्धति में इसका मात्रक अगर हम लें तो CGS पद्धति में जो इसका मात्रक बनेगा उसका नाम है अर्ग। इसका मात्रक, अब 1 जूल के अंदर कितने अर्ग होंगे? तो न्यूटन जो बल का मात्रक है, इसका CGS पद्धति में मात्रक होता है डाइन। याद रखना पड़ेगा, 1 न्यूटन में 10 की घात 5 डाइन होते हैं, और मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 10 की घात 2 सेंटीमीटर, और डाइन इंटू सेंटीमीटर, यहां बन गया 10 की घात 7 डाइन इंटू सेंटीमीटर। इस डाइन इंटू सेंटीमीटर को हम बोलेंगे अर्ग। तो 1 जूल बराबर 10 की घात 7 अर्ग होता है। ये भी कक्षा में पूछा जाता है, ये भी जो बोर्ड के एग्जाम है उसमें इसको पूछा जाता है। आप वीडियो को रोककर इसको बोर्ड से उतार लें।
अब अगली चर्चा में ऊर्जा पर करूंगा। इसी चैप्टर में आगे ऊर्जा की बात की जाती है और ऊर्जा की परिभाषा कल मैं दे चुका था। ऊर्जा की परिभाषा है कार्य करने की क्षमता, कार्य कर सकने की क्षमता। कार्य करने की जो क्षमता होती है वही क्षमता ऊर्जा कहलाती है। यानी यदि हमें ऊर्जा का मापन करना है तो उस वस्तु के कार्य कर सकने की क्षमता को मापना पड़ेगा, यानी हमें कार्य की गणना करनी पड़ेगी। अब जैसे एक उदाहरण ले लें कि एक व्यक्ति है जो लकड़ी काटना चाह रहा है और लकड़ी काटने के लिए वो कुल्हाड़ी का उपयोग करेगा। तो कुल्हाड़ी का उपयोग करते समय सर्वप्रथम वो कार्य करके उस कुल्हाड़ी को कुछ ऊर्जा प्रदान करेगा। जब इसके पास ऊर्जा आ जाएगी, इसको यहां से यहां तक ले गए, यहां तक ले जाने में हमने कार्य किया और वही कार्य इसकी स्थितिज ऊर्जा में संचित हो गया। अब कुल्हाड़ी के पास ऊर्जा है और जब हम इस स्थितिज ऊर्जा को पुनः गतिज ऊर्जा में बदलेंगे तो वो कुल्हाड़ी लकड़ी काट सकती है। इसी प्रकार जब हम धनुष से तीर चलाते हैं तो तीर चलाने के लिए पहले खींचना पड़ेगा, तो खींच के जो हम कार्य करेंगे तो तीर के पास स्थितिज ऊर्जा आ जाएगी और वही उसकी स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल जाएगी। तो इस तरह से हम ये समझ सकते हैं कि ऊर्जा का मापन कार्य के द्वारा किया जाता है। कक्षा 10th में इसके बाद ऊर्जा के प्रकार हैं। तो ऊर्जा के जो प्रकार हैं उसमें कई प्रकार हैं, लेकिन अपने इस बुक में 6 प्रकारों की चर्चा की गई है। एक प्रकार है यांत्रिक ऊर्जा, दूसरी प्रकार है रासायनिक ऊर्जा, तीसरा प्रकार है ऊष्मा ऊर्जा, चौथा प्रकार है विद्युत ऊर्जा। इसी प्रकार नाभिकीय ऊर्जा आदि आदि, ये कुछ ऊर्जा के प्रकार हैं। इसमें गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किए गए कार्य से गुरुत्वीय ऊर्जा का भी हम अध्ययन कर सकते हैं। तो गुरुत्वीय ऊर्जा, ये ऊर्जाओं के प्रकार हैं। हम इनको बारी बारी से समझने की कोशिश करेंगे। तो सर्वप्रथम हम लेते हैं यांत्रिक ऊर्जा। ऊर्जा के बारे में हम ये जान गए कि ऊर्जा कार्य करने की क्षमता है। यांत्रिक ऊर्जा क्या है? यांत्रिक ऊर्जा यानी मैकेनिकल एनर्जी, यानी कि वस्तु की स्थितिज ऊर्जा तथा गतिज ऊर्जा का योग है। ये स्थितिज ऊर्जा तथा गतिज ऊर्जा का योग है। अब ये स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा है क्या, तो इसकी भी हम अलग अलग चर्चा करेंगे। स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा का योग है। स्थितिज ऊर्जा क्या है? तो स्थितिज ऊर्जा जो है वस्तु की स्थिति के कारण जो वस्तु में ऊर्जा होती है उसे हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे एक किसी बिल्डिंग पे रखी हुई पानी की टंकी पर विचार करें। ये पानी का टैंक है। इस पानी के टैंक में पानी भरा हुआ है। अब सोचिए ये पानी आया कहां से? तो पानी आया, हमने यहां से एक मोटर चलाई और मोटर ने पाइप के द्वारा ये पानी भरा इसमें। तो पाइप को भरने के लिए मोटर ने कार्य किया और पानी ऊपर पहुंच गया। जब पानी ऊपर पहुंच गया तो इस पानी के ऊपर कार्य किया गया और वही कार्य इसकी स्थितिज ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो गया और अब इस पानी के पास स्थितिज ऊर्जा है। यानी इस पानी की विशेष स्थिति के कारण इसके पास ऊर्जा है। अगर मैं पृथ्वी की सतह पर रखी हुई इस m द्रव्यमान की वस्तु पर विचार करूं, ये m द्रव्यमान की वस्तु है और
इस वस्तु पर लगने वाले बल की बात करूं तो गुरुत्वीय बल इस पर नीचे की ओर लग रहा है, जो इसका भार है mg, जो हम भार भी कह सकते हैं और बल भी कह सकते हैं, गुरुत्वीय बल है ये। अब अगर इस वस्तु को मैं h ऊंचाई तक ले जाऊं, वस्तु को मैं h ऊंचाई तक यहां ले जाऊं, तो h ऊंचाई तक ले जाने के लिए मुझे बाह्य साधन द्वारा कार्य करवाना पड़ेगा, और जब कार्य किया जाएगा तो वस्तु इस स्थिति में आ जाएगी और वो कार्य इस वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगा। अब कितना कार्य करना पड़ेगा और कार्य ज्ञात करने का आपको तरीका बताया अभी, कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन। तो कार्य बल इसमें है mg और विस्थापन है इसका h, और इसलिए स्थितिज ऊर्जा जो बनेगी mgh। यही कार्य जो हम इस वस्तु को यहां से यहां तक ले जाने में करते हैं, यह कार्य इसकी स्थितिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है, और इसलिए इसी कार्य को हम कहेंगे स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी। तो इसको हम लिखते हैं Pe से। ये स्थितिज ऊर्जा का सूत्र बन गया, और इसलिए मैं यहां स्थितिज ऊर्जा की जगह mgh रख देता हूं, कैपिटल M ले रहे हैं हम लोग। इसी प्रकार हम अब गतिज ऊर्जा पर विचार करेंगे। वीडियो को बीच में पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हैं। दूसरा प्रकार है गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा इसे हम काइनेटिक एनर्जी या के से रिप्रेजेंट करते हैं। गतिज ऊर्जा क्या है? तो गतिज ऊर्जा वस्तु में गति के कारण उसमें निहित ऊर्जा के बराबर होगी, या दूसरे तरह से कहें दूसरे तरीके से कहें तो वस्तु को गतिशील करने के लिए जो कार्य किया जाएगा वो कार्य उस वस्तु की गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगा। स्थितिज ऊर्जा स्थिति के कारण ऊर्जा, गतिज ऊर्जा वस्तु की गति के कारण ऊर्जा। वस्तु को यहां से यहां तक पहुंचाने में, विशेष स्थिति प्रदान करने में जो कार्य किया वो उसकी स्थितिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो गया, और इसी प्रकार वस्तु को गतिशील करने में जो कार्य किया जाएगा वो उसकी गतिज ऊर्जा में बदल जाएगा। एक उदाहरण से समझे कि कोई एक वस्तु है m द्रव्यमान की, और ये वस्तु प्रारंभ में u वेग से गतिशील है, एक समान वेग से गतिशील है, क्योंकि न्यूटन के अनुसार जब कोई वस्तु पर, किसी भी वस्तु पर कोई बल ना लग रहा हो तो वस्तु उसी वेग से गति करती रहती है। अब यदि इस वस्तु पर बल F आरोपित कर दिया जाए, बल लगा दिया मैंने, जिस दिशा में वस्तु गति कर रही है उसी दिशा में बल F लगाया, तो क्या होगा? न्यूटन का दूसरा नियम, जब वस्तु पे बल लगाया जाएगा तो उस वस्तु में त्वरण उत्पन्न होगा, F इक्वल टू एम ए। F इक्वल टू एम ए, बल लगाने से त्वरण उत्पन्न होगा, और त्वरण उत्पन्न होने से वस्तु के वेग में परिवर्तन होगा। तो मान लिया कि बल हमने t समय तक लगाया, और t समय तक लगाने पर वस्तु इस स्थिति में आई, इस जगह पर पहुंची, पहले यहां थी और इस जगह पर हमने बल लगाया F, और जितनी देर तक बल लगाया उसके कारण वस्तु यहां पहुंची और उसका वेग हो गया v। अब यहां से यहां तक हमने बल लगाया यानी कार्य किया तो उसकी गति में परिवर्तन आया, वो इसकी गतिज ऊर्जा में रूपांतरित हो गई। कितनी गतिज ऊर्जा है उस पर हम चर्चा करते हैं। गतिज ऊर्जा का मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें न्यूटन की गति के तृतीय नियम पर विचार करना पड़ेगा। न्यूटन की गति का तृतीय नियम है, तृतीय बिल्कुल समीकरण है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। s है यहां से यहां तक की दूरी, बल लगाने के दौरान जो दूरी तय की।
अब हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है कार्य, गतिज ऊर्जा ज्ञात करनी है। और गतिज ऊर्जा किसके बराबर है, कार्य के बराबर। गतिज ऊर्जा बराबर है कार्य के। और कार्य कैसे निकलेगा, कार्य निकलेगा बल इंटू विस्थापन, क्योंकि हम मान के चल रहे हैं जिस दिशा में बल लग रहा है उसी दिशा में विस्थापन हो रहा है, तो F इंटू एस लिया। लेकिन F निकालने के लिए हमें F बराबर ma, न्यूटन की गति का दूसरा नियम लेना पड़ेगा, और उसके लिए हमें त्वरण चाहिएगा। तो इस न्यूटन की गति की तृतीय समीकरण का उपयोग करते हुए मैं त्वरण निकालता हूं। तो इसका पक्षांतरण करूंगा इधर, तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as, और a बराबर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2s, ये त्वरण आ गया। अब न्यूटन की गति का द्वितीय नियम लगाए। न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से F इक्वल टू ma, F इक्वल टू ma, m as it is and a means this value, समीकरण 1, इसको 1 नंबर दे दें, तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2s, बल निकल गया। अब हमें निकालना है गतिज ऊर्जा, क्योंकि यहां काम आएगी, तो मैं निकालता हूं वस्तु पर किया गया कार्य। कार्य ज्ञात करेंगे क्योंकि कार्य ही उसकी गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट होगा। तो कार्य बराबर हो जाएगा आपके बल गुणा विस्थापन। बल क्या है, ये बल है समीकरण 2 में, ये रहा m v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2s इंटू एस, एस से एस कैंसिल हो गया, तो 2 को बाहर लाऊं, m को अंदर ले जाता हूं, तो w बराबर बन गया 1/2 m v स्क्वायर माइनस m u स्क्वायर। ये वो कार्य है जो वस्तु को गतिशील करने के लिए या गति में परिवर्तन करने के लिए हमने किया है, और यही कार्य वस्तु की गतिज ऊर्जा कहलाता है। वस्तु की गतिज ऊर्जा को व्यक्त करता है, अतः गतिज ऊर्जा लिख देंगे हम, शॉर्ट फॉर्म है काइनेटिक एनर्जी के ई, तो ये बन गया 1/2 m v स्क्वायर माइनस 1/2 m u स्क्वायर। ये गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला है। अब चूंकि ये फॉर्मूला उस स्थिति में है जबकि वस्तु पर जब बल आरोपित किया गया उसी समय वो किसी प्रारंभिक वेग से गति कर रही थी। मान लीजिए वस्तु स्थिर थी, यदि वस्तु स्थिर थी तो उसका जो प्रारंभिक वेग है u, उसे हम 0 रख देंगे। चलिए, यदि वस्तु प्रारंभ में स्थिर हो, यदि वस्तु प्रारंभ में स्थिर हो तो u बराबर 0, और इसमें जब u बराबर 0 रख दिया जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी का, अतः काइनेटिक एनर्जी आएगी या गतिज ऊर्जा प्राप्त होगी हमें 1/2 m v स्क्वायर। ये गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला है। लेकिन ध्यान रहे कि इसमें वस्तु का प्रारंभिक वेग 0 है। जैसे मैंने यहाँ पर बताया कि वस्तु प्रारंभ में u वेग से गतिशील है, लेकिन अब इसी चित्र को मैं ऐसे बना लूं तो इसमें इसका प्रारंभिक वेग 0 होगा, और फिर इस पे हम बल लगाएंगे F और वस्तु v वेग प्राप्त करेगी। प्रारंभ में 0 वेग से v वेग प्राप्त करने में वस्तु को हमने कितनी ऊर्जा दी, 1/2 mv स्क्वायर। ये इसकी गतिज ऊर्जा है। कई बार 1 नंबर में, आधा नंबर 1 नंबर में पूछ लिया जाता है कि गतिज ऊर्जा को उसका सूत्र लिखिए या समझाइए। तो गतिज ऊर्जा किसके बराबर है, तो गतिज ऊर्जा बराबर है 1/2 इंटू द्रव्यमान
इंटू वेग का वर्ग। अब इस पर विचार करें कि द्रव्यमान कभी भी ऋणात्मक नहीं होता। वेग ऋणात्मक हो सकता है, लेकिन वेग स्क्वायर है तो ऋणात्मक होने के बावजूद वो धनात्मक हो जाएगा। और इसलिए ये तथ्य है कि गतिज ऊर्जा कभी भी ऋणात्मक नहीं होती, सदैव धनात्मक होती है, सदैव धनात्मक होती है। कार्य ऋणात्मक हो सकता है, कार्य ऋणात्मक हो सकता है, इस पर चर्चा करेंगे। कार्य ऋणात्मक हो सकता है। आप पुनः इसको पॉज करके इस डेरिवेशन को उतार लें, ये 3 से 4 मार्क्स में पूछा जाता है। कार्य बराबर एफ एस कॉस थीटा। अब ऋणात्मक कब होगा कार्य? तो कार्य ऋणात्मक उस स्थिति में होगा जबकि विस्थापन विपरीत दिशा में हो रहा हो। जिस दिशा में बल लग रहा है उसके विपरीत दिशा में विस्थापन हो रहा है। अब ये कैसे संभव है? बल हम एक दिशा में लगाए और विस्थापन विपरीत दिशा में हो, तो कैसे संभव है? तो इस पर विचार करें कि एक कार चल रही है या मोटरसाइकिल चल रही है और मोटरसाइकिल को हमने ब्रेक लगा के रोकने की कोशिश की। तो ब्रेक लगाया यानी उस पर बल लगाया, जो बल लगा उसी ने कार्य किया। कार्य कौन करता है? कार्य बल करता है। तो ब्रेक लगाया यानी बल लगाया और उस ब्रेक के द्वारा लगने वाले बल द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होगा। क्यों? ब्रेक हम इस दिशा में लगा रहे हैं, लेकिन जो ब्रेक लग रहा है वो गाड़ी को रोकने के लिए इस दिशा में लग रहा है और जो गाड़ी है वो आगे की दिशा में जा रही है, और इसलिए यहां पर कार्य धनात्मक की जगह ऋणात्मक हो जाएगा। एक दूसरी बात है कि इसको फिगर से समझें कि वस्तु पर बल हम इस दिशा में लगाएं और वस्तु में विस्थापन इस दिशा में हो। ये वही स्थिति है। कार को रोकने के लिए बल इस दिशा में लगाएंगे और कार इस दिशा में जाएगी, तो फिर किया गया कार्य यहां ऋणात्मक हो जाएगा। कार्य धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य कुछ भी हो सकता है। ये आज की चर्चा थी हमारी कार्य के इस चैप्टर में आए हुए टॉपिक ऊर्जा पर। इससे आगे के टॉपिक की मैं और चर्चा करूंगा। तब तक लिए धन्यवाद। थैंक यू।